हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल कोर्स डिटेल में। ये कोर्स बनाया गया है यूजीसी नेट कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 के लिए। लेकिन इसके अलावा आपके जो अदर कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम है लाइक सेबी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट या अदर आपके पीजीटी लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, उनमें भी ये कोर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके बाद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस कोर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सभी 10 चैप्टर्स। वैसे टोटल 9 चैप्टर हैं और जो कुछ भी बच जाएगा वो हम 10th चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तो 4 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 लिवरेज, और इस चैप्टर में हम टोटल 44 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी एमसीक्यूज आपके यूजीसी नेट कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 में पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज मैंने स्टेट सेट एग्ज़ाम से भी इंक्लूड किए हैं, और इस वीडियो की मैंने आपको एमसीक्यू क्विज भी प्रोवाइड करा दी है। तो स्टूडेंट, इस क्लास को हम 2 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम ऑपरेटिंग लिवरेज को डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 2 में फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज को हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही टाइप के लिवरेज, इसके अलावा लिवरेज से रिलेटेड जो अदर स्मॉल कॉन्सेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे, और टोटल 44 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारे डिसीजंस है वो 3 टाइप के डिसीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसी बात को हर चैप्टर में क्यों डिस्कस करते हैं। हमें इस चीज़ को लिंक करना पड़ेगा इस चैप्टर से, तभी हम चैप्टर का मीनिंग आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको पता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम इस बात का डिसीजन लेते हैं कि जो पैसा हमने कलेक्ट कर लिया है उस पैसे को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सके। यदि हम शॉर्ट टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं, और यदि हम लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल बस्टिंग में हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल बस्टिंग को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में हम इस बात का डिसीजन लेते हैं कि जो हमने पैसा कमाया है वो हम हमारे ओनर्स, कहने का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें, और करें तो कम करें या ज़्यादा करें, या स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखें या नहीं रखें। तो इसको हम डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी इस बात का डिसीजन लेती है कि हम पैसा कहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि कंपनी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, डेप्ट एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन। तो कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा सोर्स बेटर रहेगा जहाँ पर हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस करते हैं, और इसमें हम पहले ही कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लिवरेज को डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप वो दोनों चैप्टर देख लें, उसके बाद लिवरेज वाले चैप्टर पर आए, वरना आपको लगेगा कुछ चीज़ें हमने शॉर्ट में डिस्कस की है, क्योंकि उन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बात आप ध्यान रखना, फाइनेंशियल डिसीजन अलग बात है और फाइनेंसिंग डिसीजन अलग बात है। फाइनेंशियल डिसीजन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर तीनों ही प्रकार के डिसीजन इंक्लूडेड है, जबकि फाइनेंसिंग डिसीजन केवल इस बात से रिलेटेड है कि हमें पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। सभी 44 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम से इंक्लूड किए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने मन से इंक्लूड नहीं किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन,
कम इन द एम्बिट ऑफ। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज डिसीजन है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, या फाइनेंसिंग डिसीजन, या डिविडेंड डिसीजन। तो आप लोगों को पता है ये फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे होते हैं, और आपको ये भी पता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन सेम बात है। अब इससे पहले कि हम लिवरेज का मीनिंग समझें, उससे पहले हमें कॉस्ट को समझना पड़ेगा। तो मैं जब आपको ये कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट न केवल आपका यहाँ पर काम में आएगा लिवरेज वाले चैप्टर में, बल्कि आपके इकोनॉमिक्स में भी काम में आएगा, और कॉस्टिंग में तो ये कॉन्सेप्ट काम में आने ही वाला है। तो जब मैं स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, तो स्टूडेंट जवाब देता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो चेंज होती रहती है। तो यदि आपका आंसर भी ये है तो बिल्कुल गलत आपका आंसर है। स्टूडेंट पूरी कॉस्टिंग पढ़ लेते हैं और फिर भी यदि उन्हें कॉस्ट का मीनिंग नहीं पता है तो फिर पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं, न कि केवल एमसीक्यूज के टिक लगाना है। तो आपको पता है कॉस्ट दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो भी चेंज होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका रिलेशन होता है प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। एक ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन फंक्शन के साथ रिलेशन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन फंक्शन के साथ रिलेशन नहीं होता वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। कहने का मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती रहती है उसी रेशियो में, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। यदि प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, यदि प्रोडक्शन 1 क्वांटिटी का है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, यदि प्रोडक्शन 2 यूनिट का है तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट डबल हो जाएगी, यदि हमारा प्रोडक्शन 4 यूनिट का है तो वेरिएबल कॉस्ट 4 गुना हो जाएगी। जबकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो घटती बढ़ती तो है लेकिन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती नहीं है, वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है। तो कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल आसान सा। मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, और चाय में जो मिल्क की कॉस्ट है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। यदि आप चाय बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे तो मिल्क की कॉस्ट जीरो आएगी, और यदि आप 1 कप चाय बना रहे हैं और जो मिल्क की कॉस्ट आएगी वो आएगी। अब यदि आप 4 कप चाय बनाएंगे तो 4 गुना आएगी, 10 कप चाय बनाएंगे तो 10 गुना आएगी, प्रोवाइडेड दैट आप सेम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में कैपेसिटी है 150 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। इंस्टीट्यूट का हम रेंट पे करते हैं 20,000 रुपीज़, और कैपेसिटी कितनी है? 150 स्टूडेंट को हम मैक्सिमम बिठा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास केवल 50 स्टूडेंट ही है तो रेंट कितना लगेगा? 20,000 ही लगेगा। अगर 100 स्टूडेंट है तो भी 20,000, 150 हो गए तो भी 20,000। अगर स्टूडेंट 165 हो जाते हैं, 170 हो जाते हैं तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, 20,000 कॉस्ट ही लगेगी। लेकिन मान लीजिए कि स्टूडेंट हो गए हमारे पास 250, तो हमें एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट और लेना पड़ेगा 20,000 रुपये में। तो कहने का मतलब कॉस्ट हमारी 40,000 हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी घट बढ़ रही है, लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट कैपेसिटी के कारण बढ़ रही है, न कि प्रोडक्शन के कारण। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी प्रोडक्शन के कारण घटती बढ़ती है। चाय बनाने के लिए जो भी आप बर्तन काम में ले रहे हैं, जो भी आप भगोना काम में ले रहे हैं, यदि आप मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 20 चाय, 20 चाय तक आप उसी में बना सकते हैं, लेकिन आपको 100 चाय बनानी है तो फिर आपको फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरा पात्र, दूसरा बर्तन आपको लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग बिल्कुल ईजिली समझ में आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि लीवरेज हमें पढ़ना है और हम कॉस्ट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कॉस्ट हमारे काम में आएगी लीवरेज में, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग याद रखना, न केवल इस चैप्टर में बल्कि इकोनॉमिक्स में और
कॉस्टिंग में भी ये काम में आने वाला है। अब जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो दो टाइप की होती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। जैसे मैंने बताया, जो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री के रेंट की बात कर रहे हैं हम, न कि ऑफिस के रेंट की। तो जो फैक्ट्री का रेंट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा। अब यदि हम बात करें फाइनेंशियल कॉस्ट की, तो इसके अंदर इंटरेस्ट आ सकता है और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आ सकता है। मेनली हम इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना कंपलसरी नहीं होता है। आप में से कुछ स्टूडेंट ने याद किया होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना कंपलसरी होता है, फिक्स होता है। ये बात सही है कि वो फिक्स होता है, लेकिन देना कंपलसरी नहीं होता है। मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि प्रॉफिट होने पर भी हम प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देंगे, ऐसा हमारा कंपनी लॉ कहता है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर भी मैंने यही बात कही है कि जो कॉस्ट होती है वो दो प्रकार की होती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ। जैसे हमारा रॉ मटेरियल है, चाय बनाते वक्त मिल्क हमारा रॉ मटेरियल था। और फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है, न कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। दो टाइप की हो सकती है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को हम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल हो गया सैलरी। चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो, एम्प्लॉइज या वर्कर्स को हमें सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। और नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट या फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब देखिए लिवरेज किसे कहते हैं। देखो, पहले आप जनरल मीनिंग समझिए कि जनरली लोग लिवरेज का मतलब क्या समझते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। तो जनरली लोग ये मानकर चलते हैं और हम भी यही मानते हैं जनरली, लिवरेज का मतलब होता है डेब्ट। तो कोई बोले कि कोई कंपनी लिवरेज काम में ले रही है, इसका मतलब डिबेंचर काम में ले रही है। कोई कंपनी लिवरेज काम में नहीं ले रही है, मतलब डेब्ट काम में नहीं ले रही है। और इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा आ जाए लीवर्ड फर्म, एक बात आप याद रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्म का मतलब कंपनी होता है। तो लीवर्ड फर्म का मतलब एक ऐसी फर्म जो डेब्ट काम में लेती है, और अनलीवर्ड फर्म का मतलब एक ऐसी फर्म जो डेब्ट काम में नहीं लेती। 1 रुपए के भी लॉन्ग टर्म डिबेंचर उसने इशू नहीं किए हुए हैं। तो ये तो हमारा जनरल मीनिंग है, लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझें तो जो लिवरेज वर्ड है वो फिजिक्स से लिया गया है। जो लिवरेज हमारा वर्ड है वो कहाँ से आया है? फिजिक्स से आया है। और फिजिक्स में लिवरेज का मतलब होता है कि कम से कम एफर्ट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाए। एफर्ट्स तो हमारे कम से कम हो और बेनिफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये आप पिक देखिए, तो इसमें ये बड़ा सा चट्टान हमें मूव करना है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? हाथों से नहीं कर सकते। तो ये पर्सन लीवर काम में ले रहा है, मतलब ये जो छड़ी है ये काम में ले रहा है, और इस छड़ी की सहायता से हम आसानी से पत्थर को मूव कर सकते हैं। या फिर जो गाड़ी का जैक होता है, जैक हम लगाते हैं तो इजीली गाड़ी को हम ऊपर उठा सकते हैं जब भी हमें पंचर वगैरह निकालना हो कार वगैरह का। तो लीवरेज का मीनिंग फिजिक्स में क्या होता है कि कम से कम एफर्ट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पर हमें एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे और बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल जाएगा। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज है उसका मतलब भी यही होता है कि कम से कम एफर्ट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। और एफएम में कम एफर्ट्स में हमें ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेंगे? जब हम फिक्स्ड कॉस्ट वाले फंड्स काम में लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट वाले फंड्स काम में लेने का मतलब डिबेंचर काम में लेना। तो देखो, यदि मान लीजिए कि हम हमारे बिजनेस में हम हमारे बिजनेस में 20% की रेट से पैसा कमा रहे हैं। हम हमारे बिजनेस में 20% की रेट से पैसा कमा रहे हैं और हमें मार्केट से लोन मान लीजिए 10% की रेट से मिल रहा है।
तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा कि बैंक को तो हमें 10% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन हम कमाएंगे 20%, तो 10 रुपये का फ़ायदा होगा और वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का फ़ायदा होगा। तो एफर्ट्स तो हमारे कम लग रहे हैं और फ़ायदा हमें ज़्यादा हो रहा है। जो अंबानी वगैरह होते हैं उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी वो बैंक से बहुत सारा लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बैंक से लोन सस्ता मिलेगा और बिजनेस में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो लिवरेज का मीनिंग आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। जनरली लिवरेज का मतलब होता है डेप्ट। लीवर्ड फर्म का मतलब होता है एक ऐसी फर्म जो डेप्ट को काम में लेती है, और अनलीवर्ड फर्म का मतलब होता है एक ऐसी फर्म जो डेप्ट को काम में नहीं लेती है। लेकिन जो लिवरेज वर्ड है वो फिजिक्स से लिया गया है, और फिजिक्स में लिवरेज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन करना कम से कम एफर्ट से। एफए में भी लिवरेज का मतलब यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट मिल पाए और कम से कम हमें चार्जेस पे करने पड़े। और जितना ज़्यादा लिवरेज होगा उतनी ज़्यादा हमारी रिस्क होगी, क्योंकि एफएम में लिवरेज का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड फंड्स हम काम में ले रहे हैं, डिबेंचर काम में ले रहे हैं, तो लिवरेज ज़्यादा होगा तो डेप्थ ज़्यादा होगा, डेप्थ ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो रिस्क बढ़ जाएगी। प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है वो भी हमें पे करनी पड़ेगी। बिजनेस नहीं चल रहा और तब भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, ये हमारी रिस्क होती है। अब दो प्रकार के लिवरेज होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज, और एक तीसरे प्रकार का लिवरेज भी इंक्लूड किया गया है, कंबाइंड लिवरेज, जिसे ओवरऑल लिवरेज या टोटल लिवरेज भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉस्ट होती है वो दो टाइप की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है और फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती है और फाइनेंशियल कॉस्ट हो सकती है। अब सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से बात, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके कारण ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होता है, और फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होता है। तो कोई आपसे पूछे ऑपरेटिंग लिवरेज किस कारण से क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण, और फाइनेंशियल लिवरेज किसके कारण से क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण, और कंबाइंड लिवरेज इन दोनों के कारण क्रिएट हो जाएगा। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट फाइनेंशियल लिवरेज। इट मीन्स लिवरेज इज ए गेम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिवरेज है वो फिक्स्ड कॉस्ट के कारण ही क्रिएट होता है। यदि हमारे बिजनेस में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, न ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट है और न ही फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो किसी भी प्रकार का लिवरेज नहीं होगा। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ चुकी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ईजिली समझ लीजिए, वैसे तो आपको ये स्टेटमेंट पता है। तो मान लीजिए कि हमारी सेल्स है 1 लाख रुपीज़, ये हमने माना कि हमारी सेल्स है 1 लाख रुपीज़, और वेरिएबल कॉस्ट हम मान लेते हैं 60,000 रुपीज़ की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। 60% हमने वेरिएबल कॉस्ट मानी है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 40,000। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया तो बचा क्या? दो ही तो चीज़ें बची, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट बचा और एक प्रॉफिट बचा। ये दो चीज़ें हमारी बच गई। प्रॉफिट का मतलब है EBIT, और इस 40,000 में से हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी घटा देते हैं। माना हमने कि 10,000 रुपये बचे, 30,000 रुपये वो हमारी EBIT आ गई। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपये हमारे इंटरेस्ट है जो हम डिवेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं, तो 20,000 हमारी EBT आ गई। टैक्स आप लोग मान लीजिए 30% हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो 6,000 रुपये हमारे टैक्स के हो गए। 14,000 हमारे अर्निंग आफ्टर टैक्स बच गया। प्रेफरेंस डिविडेंड को एक बार हम नील मानकर चल रहे हैं, और इक्विटी शेयर एक बार आप मान लीजिए कि 1,000 इक्विटी शेयर है हमारे पास, 10 रुपये का एक। और यदि हमें EPS कैलकुलेट करना है तो 14,000 जो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स है,
या यही हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इक्विटी शेयर, तो ₹14 हमारा EPS हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर। इतनी बात आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ चुकी है और ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लिवरेज की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के लिवरेज है हमारे, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। पहले हम बात कर रहे हैं केवल ऑपरेटिंग लिवरेज की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज की हम बात बाद में करेंगे। मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग लिवरेज किस वजह से क्रिएट होता है। ये क्रिएट होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण क्रिएट होता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में हम दो चीज़ों के अंदर रिलेशन देखते हैं। किन किन चीज़ों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं? कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो कहने का मतलब जो कंट्रीब्यूशन था हमारा वो कितना था? 40,000 था, और जो EBIT थी हमारी वो कितनी थी? वो थी हमारी 30,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 1.33 हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज में लेना है? ये तब यूज में लेना है जब एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे पास में हो, और यहाँ पर एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन है, तो ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब जो कंट्रीब्यूशन और EBIT है, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमारा बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। और यदि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कंट्रीब्यूशन का और EBIT का, वो क्या है? वही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये जो हमारा आंसर आ गया 1.33, इसका मतलब क्या होता है 1.33 का? देखो इसका मतलब ये होता है यदि हमारे कंट्रीब्यूशन में या फिर हमारी सेल्स में यदि ₹1 का चेंज आता है, तो हमारी EBIT में 1.33 का चेंज आएगा। यदि हमारी सेल्स बढ़ जाए ₹1 से, तो हमारी EBIT बढ़ जाएगी ₹1.33 से। चाहे मैं सेल्स बोलूँ चाहे कंट्रीब्यूशन बोलूँ, एक ही बात है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। और यदि हमारी सेल्स बढ़ जाए ₹5 से, यदि हमारी सेल्स बढ़ जाए ₹5 से, तो EBIT में चेंज कितने का आएगा? 5 गुणा 1.33, ₹6.65 का चेंज आ जाएगा। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो रिलेशन बताता है कंट्रीब्यूशन में, और EBIT में रिलेशन बताता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज ये बताता है कि EBIT में कितना चेंज आएगा यदि सेल्स को इंक्रीज डिक्रीज किया जाए या कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज डिक्रीज किया जाए। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट हम एग्जांपल से देख लेते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। 2020 के लिए हमें सेल्स दी गई है 10 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट 40% यानी 4 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन दिया गया है। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2 लाख रुपए, तो EBIT आ गई हमारी 4 लाख रुपए। इसी तरीके से सेकंड वाले एग्जाम्पल में सेल्स हो गई हमारी 12 लाख रुपए, 12 लाख का 40%, 4,80,000 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा 7,20,000 रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख की 2 लाख ही रहेगी, तो हमारी EBIT आ जाएगी 5,20,000 रुपए। अब देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं। मैं आपको 3 फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, तीनों से आंसर सेम आएगा। पहला फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो देखो 2020 के हिसाब से हमें देखना है कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 6 लाख और EBIT हमारा कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.5। ये फॉर्मूला आप कब काम में लेंगे? ये फॉर्मूला आपको तब काम में लेना है जब एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जब केवल 2020 की इन्फॉर्मेशन होती तो इस फॉर्मूले से हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आसानी से अच्छे से आपको समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और फॉर्मूले को यदि आप रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। दूसरा तरीका हम काम में लेते हैं। दूसरा तरीका केवल तभी काम में लिया जा सकता है जब एक से ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हो।
तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये डेल्टा आपको पता है चेंज का साइन होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो देखो मतलब रिवर्स कर देना है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी था, यहाँ पर ईबीआईटी अपन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन केवल चेंज लेना है हमें और चेंज का भी परसेंटेज लेना है। ईबीआईटी में देखो कितने रुपए का चेंज हुआ है, ईबीआईटी में चेंज हुआ है 1,20,000 रुपये का। आप मुझे ये बता दीजिए कितने परसेंट का चेंज हुआ है, और यदि एमकॉम पास करने के बाद में भी परसेंटेज हमें निकालना नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। देखो 1,20,000 रुपये का चेंज कितने में हुआ है, 4 लाख रुपए में हुआ है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो चेंज हुआ है ईबीआईटी में 30% का। हमें नहीं आता है परसेंटेज निकालना, ये शर्म की बात है, और हम सीखना भी नहीं चाहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखिए, कंट्रीब्यूशन में कितने का चेंज हुआ है, कंट्रीब्यूशन में भी 1,20,000 रुपये का ही चेंज हुआ है, लेकिन कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 1,20,000 का चेंज हुआ है 6 लाख में। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। 8th क्लास में सिखा दिया जाता है परसेंटेज निकालना, और इवन उससे भी पहले सिखा दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा वही 1.5। एक तीसरा फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मैंने आपको बताया कि चाहे आप कंट्रीब्यूशन में चेंज देखो चाहे सेल्स में चेंज देखो, एक ही बात पड़ेगी, जितना चेंज आपका सेल्स में आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन में आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 40% ही रहेगी। तो देखो ईबीआईटी में चेंज वही हमारा 30% ही रहेगा, और सेल्स में चेंज आप देख पा रहे हैं 2 लाख रुपए का चेंज हुआ है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो 20% का चेंज। आंसर हमारा 1.5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 3 फॉर्मूला है हमारे पास। पहला फॉर्मूला ये है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तीनों ही फॉर्मूले से आंसर हमारा सेम आएगा। ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यदि एक से ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो भी ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो। फिर 2 और फॉर्मूले हैं, पहला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और तीसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन परसेंटेज चेंज इन। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है इस थर्ड वाले फॉर्मूले में, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या फिर कंट्रीब्यूशन। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तीनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये जो दोनों फॉर्मूला हैं ये केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हो। अब आप जो जनरली लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो लोग ये कहते हैं ये वाला तो है ऑपरेटिंग लिवरेज, और ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं इसके लिए लोग कहते हैं ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के हैं, और ऊपर वाला फॉर्मूला ऑपरेटिंग लिवरेज का है। वैसे तीनों से आंसर हमारा सेम ही आता है। तीसरी बात, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, जनरली ये फॉर्मूला आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला भी सेम ही है, ये आप काम में ले सकते हो। बुक में आपको या तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मिलेगा या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से 100% समझ में आ चुका है। एक और आप देख लीजिए, तो देखो ये जो हमारा आंसर आया 1.5, इस 1.5 का मतलब क्या है? इस 1.5 का मतलब है कि यदि सेल्स या कंट्रीब्यूशन 1 रुपये से बढ़ता है तो जो हमारी ईबीआईटी है वो 1.5 से बढ़ेगी। मतलब सेल्स यदि 1 रुपये से बढ़ जाए तो ईबीआईटी 1.5 रुपये से बढ़ जाएगी। फ़ायदा है कि नुकसान है? फ़ायदा है। तो आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज तो जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। यदि ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा 3.5 होता तो इसका मतलब सेल्स यदि 1 रुपये से बढ़ जाए तो हमारी ईबीआईटी 3.5 रुपये से बढ़ जाएगी। आप बोलोगे फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सेल से 1 रुपये से कम होगी तो ईबीआईटी हमारी 3.5 रुपये से कम हो जाएगी। तो जो लिवरेज होता है उसे 2 धारी तलवार माना जाता है, डबल एज स्वॉर्ड माना जाता है। ये 2 धारी तलवार है, फ़ायदा है तो फिर नुकसान भी है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, वही सेम एग्जाम्पल है। 2020 में सेल्स थी 10 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट 40%, 6 लाख रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, ईबीआईटी आ गई 4 लाख। फिर हमारी सेल्स
2 लाख रुपए से कम हो गई। 2 लाख रुपए से कम होने का मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई 10%, तो 20% से हमारी सेल्स कम हो गई। 40% मतलब 3,20,000। 4,80,000 रुपये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट 2 लाख, 2,80,000 रुपये हमारा EBIT आ गया। EBIT में कितने की कमी आई है? 1,20,000। अगर परसेंटेज में देखें तो 30% की कमी आई है। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में जो फ़ायदा हो रहा था कि यदि सेल्स या कंट्रीब्यूशन 20% से बढ़े तो EBIT हमारा 30% से बढ़ रहा था, वही सेम सिचुएशन होगी जब सेल्स या कंट्रीब्यूशन हमारा 20% से कम हो रहा है तो EBIT हमारी 30% से कम हो जाएगी। लिवरेज दो धारी तलवार है। अब जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो बिजनेस रिस्क को मेजर करता है। जैसा कि मैंने आपको देखो बताया हुआ है कि 2 प्रकार की रिस्क हमारी जनरली होती है। एक होती है बिजनेस रिस्क, एक होती है हमारी फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क ये बताती है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, जो हमारी सेल्स है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर करने के लिए एबल भी है या नहीं है। और फाइनेंशियल रिस्क हमें ये बताती है कि जो हमारी EBIT है वो फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर भी कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो बिजनेस रिस्क को मेजर करता है। यदि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है ऑपरेटिंग लिवरेज भी हमारा ज़्यादा आएगा, क्योंकि रिलेशन हम किस में देख रहे हैं? रिलेशन हम देख रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में और EBIT में। और इन दोनों में अंतर किस चीज़ का है? केवल फिक्स्ड कॉस्ट का ही तो अंतर है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जितनी ज़्यादा होगी EBIT हमारा उतना कम आएगा, उतना कम आएगा तो आंसर हमारा उतना ज़्यादा आ जाएगा। समझ गए ना बात? देखो कंट्रीब्यूशन तो हमारा ही चुका, सेल्स में से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट घटा दी और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तब EBIT आएगा। तो जितनी ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतनी कम EBIT आएगी। अब नीचे वाली चीज़ कम है तो आंसर तो हमारा ज़्यादा आएगा ही ना। अब यदि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 0 है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 0 होने का मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है EBIT भी उतनी ही आएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से 0 घटाओगे तो वही आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट 0 होने पर कंट्रीब्यूशन और EBIT इक्वल हो गया तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है, इन चीज़ों को आपको समझ लेना है। एग्जाम में आप इस तरीके से करके देखेंगे कि यदि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट 0 घटाएंगे तो EBIT वही आएगी, आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, रटना नहीं है। और यदि EBIT हमारी 0 है, EBIT 0 होने का मतलब C की तो कुछ वैल्यू है लेकिन नीचे वाले चीज़ की वैल्यू 0 है, ऐसे नहीं समझ में है। कुछ मान लेना ऊपर 50,000 है नीचे 0 है तो आंसर हमारा इन्फिनिट आ जाएगा, 0 मत बोल देना। यदि ऊपर वाली चीज़ 0 होती तो आंसर हमारा 0 होता। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एन अनलीवर्ड फर्म इज ए फर्म हैविंग, अनलीवर्ड फर्म किसे कहेंगे? एक ऐसी फर्म जो डेप्ट काम में नहीं लेती है। देखो जनरली लिवरेज का मतलब डेप्ट से लिया जाता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको पता है लिवरेज का मतलब न केवल डेप्ट है बल्कि जो हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी है। लेकिन जनरली हम अनलीवर्ड फर्म का मतलब जो डिबेंचर काम में नहीं लेती और लीवर्ड फर्म का मतलब जो डिबेंचर काम में लेती है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है ए फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। एक छोटी सी बात आप याद रखना, यदि क्वेश्चन ने केवल फिक्स्ड कॉस्ट कहा हुआ है और कुछ भी नहीं बोले कि ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है तो आप ये मान लेना ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और यदि बोल दे फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट तब तो उसका मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती है। तो ये बोल रहे हैं यदि ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? ये बोल रहे हैं लो फिक्स्ड कॉस्ट है, हाई वेरिएबल कॉस्ट है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, लो वेरिएबल कॉस्ट है। तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो? कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप काम में ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ है ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट का मतलब EBIT होता है। और आज आपको रीजन भी पता चल गया होगा कि EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो कंट्रीब्यूशन आया और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाई थी तब जाकर वो प्रॉफिट आया था, इसलिए उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो क्या आएगा?
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी करोगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। तीसरी बात ये बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सही है गलत? ये भी सही है। तो तीनों ही फॉर्मूले हम काम में ले सकते हैं, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेल्स ऑफ ए फर्म इज 74 लाख। तो सेल्स हमें दी गई है 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी गई है 40 लाख, ये हम माइनस कर देंगे। 34 लाख हमारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें दी गई है 8 लाख, ये हमने माइनस कर दिया 26। अब ये बोल रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करो, तो बाकी के दोनों फॉर्मूले तो काम में आएंगे नहीं। पहला काम में आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमें दिया गया है, आ गया हमारा 34, ये आ गया हमारा 26। तो 34 डिवाइडेड बाई 26, आंसर आ जाएगा हमारा 1.307 1.3076 मतलब 1.31 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग लिवरेज इफ यूनिट्स सोल्ड आर। यूनिट्स देखो हमने कितनी बेची है, 20,000 हमने यूनिट्स बेची है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दी गई है हमें 20 रुपीज़ पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दी गई है हमें 30 रुपीज़ पर यूनिट। यदि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो 10 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये बेवकूफ़ी मत करना कि ये तो माइनस में आ गया, समझ रहे हैं? इतनी तो आप बात मुझे पता है, इतने बेवकूफ़ आप लोग नहीं हैं। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन को यदि सेल्स यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपए का। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपीज़ है, तो ईबीआईटी आ गई हमारी 1 लाख। फॉर्मूला हम लगा देंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा 2 लाख, ईबीआईटी हमारा 1 लाख, आंसर आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं पहले साल में सेल्स है 20 लाख, दूसरे साल में 25 लाख, और पहले साल में ईबीआईटी है 4 लाख, और दूसरे साल में है 5 लाख। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने आंसर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर परसेंटेज में कभी भी नहीं आता है। हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो हमसे परसेंटेज में आंसर चाहता है। तो पहली बात तो हमें 2 सालों का डेटा दिया गया है, और क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो सेल्स और ईबीआईटी हमें दिया गया है, एक तो ईबीआईटी दिया गया है और सेल्स दिया गया है। तो आप फॉर्मूला काम में ले लेना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लेकिन परसेंटेज तो क्वेश्चन खुद ही जाता है, तो यहाँ से परसेंटेज गायब करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईबीआईटी में चेंज हमें कितने रुपए का हुआ है? 1 लाख रुपए का चेंज हमारा हुआ है, और सेल्स में चेंज कितने का हुआ है? 5 लाख रुपए का चेंज हुआ है इंटू 100, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप करते हैं ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज, ईबीआईटी में चेंज हुआ था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख तो 25%, और सेल्स में चेंज हुआ है 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20% तो 25%। तो आंसर हमारा 1 आता, लेकिन आंसर को परसेंटेज में आंसर चाहिए था, इसलिए 20% आया है आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लिवरेज वर्क्स व्हेन। ऑपरेटिंग लिवरेज कब काम करेगा? जब सेल्स डिक्रीज होगी तब, इंक्रीज होगी तब, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ ए फर्म हैज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.8। क्वेश्चन बोल रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.8 है। जब भी डिग्री बोले तो आप ये मानकर चलना लास्ट वाले दोनों फॉर्मूला में से एक को काम में लिया होगा, और मैंने बताया जनरली ये काम में लेते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वैसे कंट्रीब्यूशन वाला भी काम में ले सकते हैं। आंसर दिया हुआ है 2.8, 2.8 का मतलब 2.8:1। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपको पता ही है, नीचे वाली चीज़ में यदि 1 का चेंज आएगा तो ऊपर वाले में 2.8 का चेंज आएगा। नीचे वाली चीज़ क्या है? सेल्स, और ऊपर वाली चीज़ क्या है? ईबीआईटी। तो ये बोल रहा है सेल्स 2.8 से बढ़ेगी, सेल्स नहीं बढ़ेगी 2.8 से, और सेल्स यदि 2.8 से बढ़े तो ईबीआईटी में चेंज आएगा 2.8 × 2.8। ये बोल रहा है ईबीआईटी बढ़ जाए 2.8 से
तो ईपीएस से तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये बोल रहा है सेल्स बढ़ जाए 1.1% से, तो ईबीआईटी 2.8% से, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ चुका है। सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग बताया। पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग बताया, और कॉस्ट मैंने आपको बताया कि दो टाइप की हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, और वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जिसको प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो दो टाइप की होती है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण अराइज होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, और फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण अराइज होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर करता है बिजनेस रिस्क, और फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं या तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी जब एक ही साल की डेटा हो, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तीनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन यदि आंसर हमको चाहिए परसेंटेज में तो चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, इससे आंसर हमारा अलग आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।